नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज एंड आईपीआर सब्जेक्ट ऑफ पीजी सेकेंड सेमेस्टर ऑफ के यूके यूनिवर्सिटी के बारे में, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आईपीआर की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो किसी इंसान के दिमाग से बनी हों, जैसे इन्वेंशंस, म्यूजिक, बुक्स या डिजाइन्स। आईपीआर का काम होता है इन चीजों को प्रोटेक्ट करना, जिसे कोई और बिना परमिशन के यूज या कॉपी ना करे। इसमें आते हैं कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और ट्रेड सीक्रेट्स। जैसे अगर आपने कोई नई मशीन बनाई है तो उसका पेटेंट लेके आप अपने इन्वेंशन को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट और ऑफेंसेस की। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है बिना परमिशन के किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उसे करना। जैसे किसी की बुक को कॉपी करके पब्लिश करना, ये आईपीआर का वायलेशन है। ऐसे केसेस में लॉ के अंडर रेमेडीज और पेनल्टीज मिलती है। रेमेडीज में आता है कॉम्पेंसेशन देना, इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को डिस्ट्रॉय करना या कोर्ट से इंजंक्शन लेना। पेनल्टीज में हो सकती है फाइन या इम्प्रिजनमेंट भी। अब आते हैं प्लेजियरिज्म पर। प्लेजियरिज्म का मतलब होता है किसी और का काम अपने नाम से दिखाना। जैसे रिसर्च पेपर में बिना क्रेडिट दिए किसी और के आइडियाज यूज करना, ये अनएथिकल भी है और इलीगल भी। यूजीसी ने इसके लिए एक स्ट्रिक्ट प्लेजियरिज्म पॉलिसी बनाई है। अगर स्टूडेंट या रिसर्चर प्लेजियरिज्म करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, जैसे मार्क्स डिडक्ट करना, डिग्री कैंसल करना या जॉब से निकलना भी। तो स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर रिसर्चर और प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, ताकि हम अपना और दूसरों का काम रिस्पेक्ट करें और लीगली सेफ रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, फंडामेंटल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर। जैसे मार्क गेटी ने कहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द ऑल ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब आज के टाइम में आइडियाज और इन्वेंशंस भी उतने हाई वैल्यूएबल है जितना तेल। लर्निंग एम्स का मेन फोकस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब समझना, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस टाइप की प्रोटेक्शन मिलती है और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। आईपी वो आइडियाज या क्रिएशंस होते हैं जो किसी इंसान या कंपनी के होते हैं, जैसे कोई इन्वेंशन, पेंटिंग, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर या ब्रांड नेम। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका ओनरशिप होता है, जैसे किसी घर या कार का होता है। जो इस आइडिया का लीगल ओनर होता है उसके पास राइट होता है यूज, सेल, रेंट या लाइसेंस करने का। आईपीआर का मेन पर्पस है क्रिएटर्स को मोटिवेट करना, ताकि वो नए आइडियाज लाए और उनसे पैसा कमा सके, और जो उन्होंने डेवलपमेंट में पैसा लगाया है वो रिकवर कर सके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीआर की। कॉपीराइट्स सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर, मूवीज, फोटोज प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट्स नए इन्वेंशंस या प्रोसेसेस के लिए। ट्रेडमार्क्स जैसे नाइकी का स्वूश या कोका कोला का लोगो ब्रांड आइडेंटिटी के लिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स किसी प्रोडक्ट के डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे फ्रिज या चेयर का लुक। ट्रेड सीक्रेट्स जैसे किसी कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला। टू स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से बिजनेसेस अपनी आइडेंटिटी और इनोवेशन दोनों प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स वो इंपॉर्टेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन होते हैं जो कंपनीज कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है। जैसे कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला, अगर ये पब्लिक हो जाए तो कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज चला जाता है। इसीलिए इन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है आईपीआर के अंडर।
अब आते हैं ओरिजिन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर। एंशिएंट टाइम्स से ही आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स को कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलता था, जैसे ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस में। रिनेसांस एरा में जब प्रिंटिंग प्रेस आई, तब ऑथर्स और पब्लिशर्स को अपने काम की पायरेसी से बचाने की जरूरत महसूस हुई। एफआईआर आया स्टैट्यूट ऑफ एन 1710, ये पहला लीगल फ्रेमवर्क था कॉपीराइट के लिए। इसने ऑथर्स को उनके बुक्स के प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सक्लूसिव राइट दिया लिमिटेड टाइम के लिए। ग्लोबल लेवल पर भी आईपीआरस डेवलप हुई। पेरिस कॉन्वेंशन 1883 और बर्न कॉन्वेंशन 1886 ने इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स सेट किए। वाइपो 1967 बनाया गया ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन प्रमोट हो। 1994 में ट्रिप्स अग्रीमेंट आया, जो डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है। इसने मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किए आईपीआर प्रोटेक्शन के लिए हर डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री में। अब समझते हैं नेचर ऑफ आईपीआरस। एक्सक्लूसिव राइट्स। आईपीआरस क्रिएटर को पूरा कंट्रोल देते हैं, उनके काम को कैसे उसे किया जाए उस पर सिर्फ उनका अधिकार होता है। टाइम लिमिटेड। ये राइट्स परमानेंट नहीं होते। जैसे पेटेंट्स 20 साल तक वैलिड होते हैं और कॉपीराइट्स क्रिएटर की लाइफ के बाद भी 50-70 इयर्स तक चल सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक। आईपीआरस सिर्फ उस कंट्री में वैलिड होते हैं जहां से मिले हैं। अगर किसी को ग्लोबल प्रोटेक्शन चाहिए तो अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई करना पड़ता है या इंटरनेशनल ट्रीटीज का उसे करना पड़ता है, जैसे पीसीटी। बैलेंस ऑफ राइट्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। आईपीआरस का गोल होता है क्रिएटर के राइट्स और पब्लिक के बेनिफिट के बीच बैलेंस बनाना। जब आईपीआर का प्रोटेक्शन टाइम खत्म हो जाता है, तब वो वर्क पब्लिक डोमेन में चला जाता है। मतलब अब कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है, जिसे नए आइडियाज और इनोवेशंस को एनकरेजमेंट मिलता है। अब बात करते हैं कमर्शियल और मोरल राइट्स की। कमर्शियल राइट्स क्रिएटर को पैसा कमाने का मौका देते हैं, अपना काम सेल करके, लाइसेंस करके या किसी को देकर। मोरल राइट्स का मतलब है क्रिएटर का नाम सही तरीके से मेंशन हो और उनके काम को ऐसे चेंज ना किया जाए जो उनकी रेपुटेशन को हर्ट करे। आगे बढ़ते हैं लीगल प्रोटेक्शन के तरफ। अगर कोई आपका काम कॉपी करता है या चुरा लेता है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। आईपीआर लॉ के अंडर आपको प्रोटेक्शन मिलता है और आपको कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में, जैसे कि ऑनलाइन पायरेसी और कंटेंट कॉपीइंग, नए चैलेंजेस आए हैं। इसीलिए अब और एडवांस्ड टूल्स और एनफोर्समेंट की जरूरत है। अब बात करते हैं आईपीआर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर। आईपीआरस नए आइडियाज में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं। ये इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और इंडस्ट्रीज ग्रो करती है, जैसे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और मेडिसिन। अगर आईपीआरस ना हो तो कंपनीज अपने आइडियाज ओपनली शेयर नहीं करती। इंडिया में कौन से आईपी लॉज एप्लीकेबल है? ये देखिए। पेटेंट्स एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1958 और 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट 1999, सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, डिजाइन्स एक्ट 2000। आईपीआर का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम्स, जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर, से शुरू हुआ था। आज के टाइम में हर नए आइडिया को पेटेंट करके प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, रेफ्रिजरेटर। उसका ब्रांड नेम ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट होता है।
जो यूनिक पैकेजिंग मेथड्स है जैसे वैक्यूम पैक वो पेटेंट हो सकते हैं। फ्रिज का कूलिंग मैकेनिज्म और मैकेनिकल डिजाइन भी पेटेंटेड हो सकता है। उसके शेल्व्स और ड्रॉअर्स का लुक इंडस्ट्रियल डिजाइन लॉज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और अगर उसका डिजाइन या लोगो यूनिक है तो कॉपीराइट से भी प्रोटेक्शन मिलता है। सेक्शन 1.4 कॉपीराइट्स। आइए समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के डिफरेंट टाइप्स जिनका यूज आइडियाज और क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सबसे पहले है कॉपीराइट्स। तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो किसी भी ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, पेंटिंग्स, सॉफ्टवेयर या आर्ट। इंडिया में ये प्रोटेक्शन कॉपीराइट एक्ट के अंडर मिलता है। जैसे एक ऑथर ने कोई बुक लिखी है या सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोई प्रोग्राम बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली उसके कॉपीराइट होल्डर बन जाते हैं। इंडिया में कॉपीराइट प्रोटेक्शन यूजुअली 60 इयर्स तक वैलिड होती है पब्लिश होने के बाद से। फिल्म्स, गवर्नमेंट वर्क्स और कुछ और टाइप्स के लिए भी 60 इयर्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टेड कंटेंट के लिए सिर्फ 25 इयर्स का प्रोटेक्शन होता है। अब समझते हैं कॉपीराइट का इंपॉर्टेंस। अनऑथराइज्ड यूज को रोकता है, कोई भी बिना परमिशन के उसे नहीं कर सकता। कॉपीराइट वायलेशन पर केस किया जा सकता है अगर आपका काम कॉपी होता है। ओनरशिप का प्रूफ मिलता है अगर आपने कॉपीराइट रजिस्टर करवा रखा हो। कॉम्पेंसेशन मिल सकती है अगर किसी ने आपका कॉपीराइट वायलेट किया हो। आप दूसरे लोगों को इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने से भी रोक सकते हो। तो कॉपीराइट आपके काम को सिक्योर करता है लीगली और कमर्शियली दोनों तरह से। अब बात करते हैं कॉपीराइट किस किस टाइप के काम को प्रोटेक्ट करता है। लिटरेरी वर्क्स जैसे स्टोरीज, नॉवेल्स, सॉफ्टवेयर, आर्टिकल्स, डेटाबेसेस। एडाप्टेशन जैसे किसी बुक का प्ले या मूवी में बदलना। अब्रिजमेंट मतलब किसी बुक को शॉर्ट वर्जन में कन्वर्ट करना। ट्रांसलेशन लैंग्वेज चेंज करना, जैसे हिंदी से इंग्लिश। ड्रामेटिक वर्क्स जैसे प्लेस या डांस परफॉर्मेंसेस। म्यूजिकल वर्क्स म्यूजिक और उसका रिटन फॉर्म। आर्टिस्टिक वर्क्स पेंटिंग्स, फोटोज, आर्किटेक्चर। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स मूवीज और साउंड के साथ वीडियोज। साउंड रिकॉर्डिंग्स सॉन्ग्स, वॉइसेस या कोई भी ऑडियो क्लिप। आइए कॉपीराइट के इंपॉर्टेंट राइट्स और पेटेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब आपके पास कॉपीराइट होता है तो आपको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। स्टैट्यूटरी राइट्स, आप दूसरों को रोक सकते हो आपके काम को कॉपी, ब्रॉडकास्ट या ऑल्टर करने से। इकोनॉमिक राइट्स, आप अपने काम से पैसा कमा सकते हो, जैसे लाइसेंस देना या रॉयल्टी लेना। मोरल राइट्स, आपके नाम का रिस्पेक्ट बनता है और कोई आपके काम को इस तरह से चेंज नहीं कर सकता जो आपकी इमेज को हार्म करे। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉपीराइट इज अ नेगेटिव राइट। ये नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरों को आपका काम उसे करने से रोकता है बिना आपकी परमिशन के। अब बात करते हैं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की। कॉपीराइट रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, लेकिन फेडमेंट है। रजिस्ट्रेशन से आपको मिलता है ऑफिशियल प्रूफ कि आप ही असली ओनर हो। ये रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट ऑफिस में होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। रजिस्टर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस। आप चाहे तो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड काम दोनों रजिस्टर करा सकते हैं। कॉपी देनी होती है, नोटिस देना पड़ता है और अगर ऑब्जेक्शन ना हो तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है?
पैटेंट एक लीगल प्रोटेक्शन होती है जो किसी नए इन्वेंशन के लिए दी जाती है। ये इन्वेंटर को एक एक्सक्लूसिव राइट देता है कि कोई दूसरा उस इन्वेंशन को यूज, सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता बिना परमिशन के। जहां ट्रेडमार्क्स मेनली नाम, लोगो या सिंबल को प्रोटेक्ट करते हैं, वही पेटेंट्स इन्वेंशन के फंक्शन और टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने कोई नया मशीन या प्रोसेस बनाया है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसके लिए आप पैटेंट ले सकते हो। पैटेंट का मतलब है इनोवेशन का रिवॉर्ड और आपके आइडियाज की लीगल सेफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स के बीच का फर्क, उनकी ड्यूरेशन और पेटेंट्स के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहले पेटेंट्स इंश्योर करते हैं कि कोई भी आपकी इन्वेंशन को बिना आपकी परमिशन के यूज, सेल या डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके। अब एक सिंपल कंपैरिजन। ट्रेडमार्क्स क्या प्रोटेक्ट करते हैं? ब्रांड का नाम, लोगो या डिजाइन, जिसे देखकर लोग प्रोडक्ट या कंपनी को पहचाने। जैसे नाइकी का स्वूश या एप्पल का बटन, एप्पल लोगो। पेटेंट्स क्या प्रोटेक्ट करते हैं? नई इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी, जो किसी प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन हो या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करे। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। पैटेंट यूजुअली वैलिड होता है 20 इयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, लेकिन इसे एक्टिव रखने के लिए रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ती है। 20 साल के बाद पैटेंट पब्लिक डोमेन में चला जाता है, जिसका मतलब है कोई भी उसे कर सकता है। ट्रेडमार्क वैलिड होता है 10 इयर्स, लेकिन आप उससे इंडेफिनेटली रीन्यू करा सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आप उस ट्रेडमार्क को रेगुलरली यूज कर रहे हो। अब समझते हैं राइट्स ग्रांटेड बाय अ पैटेंट। आप दूसरों को रोक सकते हो आपकी इन्वेंशन को यूज, सेल या बनाने से बिना आपकी परमिशन के। आप अपनी इन्वेंशन को लाइसेंस या असाइन भी कर सकते हो, जिसे आपको प्रॉफिट मिलेगा और दूसरी कंपनीज आपकी टेक्नोलॉजी को उसे कर पाएंगी। अब आखिरी पार्ट, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे एक नया मोबाइल हार्डवेयर या एक यूनिक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम जिसका सॉल्यूशन मार्केट में पहली बार आया हो। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जैसे कोई नई मेडिसिन जो किसी डिजीज का ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम ऑफर करती है, उस पर भी पैटेंट मिलता है। तो याद रखिए, पैटेंट इनोवेशन को रिवॉर्ड करता है और इन्वेंटर को देता है एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर 20 इयर्स। चलिए अब समझते हैं पेटेंट्स कैसे मिलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और उनका ट्रेडमार्क्स से क्या फर्क होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पेटेंट्स। मशीनरी, जैसे कोई इनोवेटिव मशीन जो काम को फास्टर या मोर एफिशिएंट बना दे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कोई नई मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो पुरानी टेक्निक से सस्ती या बेटर हो। पेटेंट्स वर्सेस ट्रेडमार्क्स, एक क्लियर डिफरेंस। पेटेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस को, जैसे नए गैजेट्स, मेथड्स या साइंटिफिक सॉल्यूशंस। ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्ट करते हैं ब्रांडिंग को, जैसे नाम, लोगो या टैगलाइन जिसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहचाने। पैटेंट मिलने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं। नॉवेल्टी, नया होना चाहिए। इन्वेंशन बिल्कुल नई होनी चाहिए, पहले कभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुई हो। एग्जाम्पल, एक नए टाइप की स्मार्टफोन बैटरी जो पहले कभी मार्केट में नहीं आई। इन्वेंटिव स्टेप, नॉन ऑब्वियसनेस। इन्वेंशन इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए कि कोई भी एक्सपर्ट यूज आसानी से सोच ले। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ किसी गैजेट का शेप बदलते हो, वो पैटेंटेबल नहीं होगा। कुछ यूनिक और यूजफुल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, यूटिलिटी। इन्वेंशन किसी इंडस्ट्री में यूज होने लायक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल और यूजफुल। एग्जाम्पल, एक नई रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जो पावर प्लांट्स में उसे हो सकती है।
ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स दोनों का रिलेशन। आपका पैटेंट टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। आपका ट्रेडमार्क ब्रांडिंग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक टेक कंपनी एक यूनिक एल्गोरिदम पैटेंट करेगी और अस प्रोडक्ट के नाम या लोगो को ट्रेडमार्क करेगी, दोनों मिलकर अस प्रोडक्ट को मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक स्पेशल साइन होता है जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। ये वर्ड, सिंबल, नंबर, साउंड, कलर या शेप भी हो सकता है। जैसे मैकडोनल्ड्स का गोल्डन आर्च या इंटेल का जिंगल साउंड, दोनों ट्रेडमार्क्स है। ट्रेडमार्क्स के खास फीचर्स और उसके अलग अलग टाइप्स। नए अपडेट्स इन ट्रेडमार्क लॉ। अब सर्टिफाइंग ट्रेडमार्क्स और सर्विस मार्क्स के लिए नए रूल्स बन चुके हैं। ट्रेडमार्क रिन्यूअल पीरियड को 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। ट्रेडमार्क वायलेट करने पर सख्त पेनल्टीज लगती है। लॉ अब और स्ट्रिक्ट हो गया है। फीचर्स ऑफ अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की खास बातें। यूनिकनेस। ट्रेडमार्क या तो एक नया वर्ड लोगो हो सकता है या एफआईआर एक पुराना फेमस नाम हो सकता है। एग्जाम्पल, निरमा या आईफोन यूनिक वर्ड्स है। टाटा या फरारी टाइम के साथ अपने आप यूनिक बन गए। नॉन डिस्क्रिप्टिव। ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, बेस्ट शूज, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए ट्रेडमार्क के लायक नहीं। पार रोलेक्स एक बना हुआ नाम है जो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। नॉट अ जियोग्राफिकल नेम। ट्रेडमार्क किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। एग्जाम्पल, सदर्न ऑयल अगर प्रोडक्ट साउथ से नहीं आता तो ये मिसलीडिंग होगा। नॉट डिसेप्टिव। ट्रेडमार्क गलत क्लेम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कह रहे हो पर वो केमिकल से बना हो तो ये डिसेप्टिव होगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स। अलग अलग तरह के ट्रेडमार्क्स। नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स जैसे कलर, साउंड या शेप। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर कलर्स, इंटेल इनसाइड का साउंड या ब्रिटानिया बिस्किट का शेप, ये सब ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं। मोशन ट्रेडमार्क्स। मूविंग या एनिमेटेड लोगोस। एग्जाम्पल, किसी वेबसाइट पर एनिमेटेड लोगो, ये एक मोशन ट्रेडमार्क है। सर्विस मार्क्स सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि प्रोडक्ट्स को। एग्जाम्पल, एयर इंडिया का एयरप्लेन लोगो, ये एक सर्विस मार्क है। कलेक्टिव मार्क्स। जब एक ग्रुप ऑफ बिजनेसेस मिलके एक कॉमन ट्रेडमार्क यूज करता है ताकि दिखाए कि उनका प्रोडक्ट सेम क्वालिटी या सोर्स का है। सर्टिफिकेशन मार्क्स। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का प्रूफ होते हैं। एग्जाम्पल, आईएसआई मार्क, ये दिखता है कि प्रोडक्ट सेफ्टी टेस्ट पास कर चुका है। वेल नोन ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और इसका इंपॉर्टेंस। वेल नोन मार्क्स क्या होते हैं? ये वो ट्रेडमार्क्स होते हैं जो दुनिया भर में फेमस होते हैं। लोग बिना नाम पढ़े भी इन्हें पहचान लेते हैं। एग्जाम्पल्स, नाइकी का टिक मार्क, ऑडी के 4 रिंग्स या कोका कोला का रेड लेबल, सब लोग इन्हें इजीली पहचान लेते हैं। ये सब वेल नोन ट्रेडमार्क्स है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है? एक ट्रेडमार्क रजिस्टर। स्टेप 1, अवेलेबिलिटी चेक। सबसे पहले चेक करो कि आपका ट्रेडमार्क नाम ऑलरेडी किसी और ने तो उसे नहीं किया। इसे फ्यूचर लीगल प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। स्टेप 2, एप्लीकेशन फाइलिंग। आप अपने लॉयर के थ्रू या खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार आपको एक यूनिक नंबर देगा, उसके बाद आप ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो। स्टेप 3, एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा,
कोई प्रॉब्लम मिली तो आपको बताया जाएगा। स्टेप 4 हियरिंग, अगर जरूरत हो तो। अगर ऑब्जेक्शंस आए तो आप रजिस्ट्रार के सामने पर्सनल हियरिंग का रिक्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप 5 डिसीजन। रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन पर डिसीजन देगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। स्टेप 6 पब्लिकेशन सर्टिफिकेट। अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपका ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क्स जर्नल में पब्लिश होगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है? रिकॉग्निशन। ट्रेडमार्क से लोग आपके प्रोडक्ट को तुरंत पहचान लेते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल का बटन लोगो सब जानते हैं। एसोसिएशन। एक हाई ट्रेडमार्क के अंडर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैगी ने नूडल्स के बाद सूप्स और केचप भी लॉन्च किए सेम ब्रांड के अंडर। इन्वेस्टमेंट। ट्रेडमार्क बनाने और प्रमोट करने में टाइम और पैसा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ता है। प्रोटेक्शन। अगर कोई आपका ट्रेडमार्क कॉपी करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। मार्केट आइडेंटिटी। कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका ट्रेडमार्क आपको अलग पहचान देता है। What is a trade secret? ट्रेड सीक्रेट एक टाइप का कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है जो एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। ये इंफॉर्मेशन ऐसे होती है जो पब्लिक या कॉम्पिटिटर्स को नहीं पता होती और इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ट्रेड सीक्रेट्स में कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर्मूलास, जैसे कोका कोला का सीक्रेट रेसिपी जो ड्रिंक का यूनिक टेस्ट देता है। प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस, जैसे केएफसी का सीक्रेट ब्लेंड ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो फ्राइड चिकन को स्पेशल बनाता है। डिजाइन्स, जैसे कोई यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन्स या आर्किटेक्चरल प्लान्स। एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फो, जो बिजनेस को मार्केट में एज देता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। कोका कोला का सीक्रेट रेसिपी, ये एक क्लोजली गार्डेड फॉर्मूला है जो सबको नहीं पता। केएफसी का सीक्रेट हर्ब्स एंड स्पाइसेस ब्लेंड, ये रेसिपी केएफसी की फ्राइड चिकन को यूनिक बनाता है। गूगल का सर्च एल्गोरिदम, ये वो सिस्टम है जो सर्च रैंकिंग्स डिसाइड करता है गूगल पर। प्रोप्राइटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को सीक्रेट रखती है ताकि उन्हें कॉम्पिटिटर्स से कोई एडवांटेज ना मिले। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं होती। ये तब तक प्रोटेक्टेड रहते हैं जब तक ये कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो ये ट्रेड सीक्रेट नहीं रहता और प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। राइट्स गिवन बाय ट्रेड सीक्रेट्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। ट्रेड सीक्रेट का ओनर किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करने से रोक सकता है। ये इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज, कॉम्पिटिटर्स या दूसरी पार्टीज से छुपी रहती है। लीगल एक्शन। अगर कोई पर्सन ट्रेड सीक्रेट को इलीगली डिस्क्लोज करता है या यूज करता है तो ओनर लीगल एक्शन ले सकता है। ओनर किसी भी फर्दर डिस्क्लोजर को रोक सकता है या डैमेज की क्लेम कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेड सीक्रेट्स वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो एक बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स में होती है। कंपनीज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, एनडीएज, कॉन्ट्रैक्ट्स और सिक्योरिटी मेजर्स का उसे करती है अपने ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनडीएज एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयज, पार्टनर्स
या कॉन्ट्रैक्टर्स अग्री करते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर या मिसयूज नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन मेथड्स में कुछ कॉमन मेजर्स शामिल होते हैं। एक्सेस को लिमिट करना, ट्रेड सीक्रेट को बस कुछ ट्रस्टेड लॉग ऑन तक ही पहुंचना चाहिए। फिजिकल और डिजिटल सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स से कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स साइन करवाए जाते हैं जो उन्हें ट्रेड सीक्रेट्स को लीक करने से रोकता है। ये सब मेजर्स इंश्योर करते हैं कि ट्रेड सीक्रेट सेफ रहे और मार्केट में किसी कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। डिजाइन राइट्स। अब बात करते हैं डिजाइन राइट्स के बारे में। डिजाइन राइट्स प्रोडक्ट के एस्थेटिक या ऑर्नामेंटल फीचर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की अपीयरेंस को, उसकी फंक्शनैलिटी को नहीं। ये राइट्स प्रोडक्ट की यूनिक शेप्स, पैटर्न्स, कॉन्फ़िगरेशंस और डेकोरेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट आर डिजाइन राइट्स? डिजाइन राइट्स का फोकस प्रोडक्ट के विजुअल अपीयरेंस पर होता है। इसमें इंक्लूड होता है शेप और कॉन्टूर ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे कि एक लक्जरी कार का डिजाइन। पैटर्न और डेकोरेशन, जैसे कि फर्नीचर या फैब्रिक पर डिजाइन। यूनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे एक स्मार्टफोन का लुक। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजाइन राइट्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक लक्जरी कार का यूनिक शेप और अपीयरेंस। एक स्मार्टफोन का डिजाइन जो कॉम्पिटिटर्स से अलग हो। फर्नीचर डिजाइन या अपहोल्स्टरी पैटर्न्स जो अस प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव बनते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डिजाइन राइट्स। डिजाइन राइट्स का ड्यूरेशन टिपिकली 15 से 25 इयर्स होता है, जो कंट्री या जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वेरी करता है। कुछ प्लेसेस में अगर डिजाइन को रीन्यू करना हो तो उसके लिए एडिशनल पीरियड्स भी मिलते हैं। डिजाइन राइट्स पेटेंट्स की तरह होते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट के अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, फंक्शनैलिटी या टेक्नोलॉजी को नहीं। राइट्स गिवन बाय डिजाइन राइट्स। डिजाइन राइट्स का ओनर के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है अदर्स को रोकना। दूसरे लोग अगर सेम या सिमिलर डिजाइन का प्रोडक्ट बनते हैं, बेचते हैं या यूज करते हैं विदाउट परमिशन टू डिजाइन राइट्स ओनर उन्हें रोक सकता है। ये इंश्योर करता है कि ओरिजिनल डिजाइन को प्रोटेक्ट किया जाए और कोई उसका कॉपी ना करे। कंक्लूजन। ट्रेड सीक्रेट्स की प्रोटेक्शन में सीक्रेसी और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जबकि डिजाइन राइट्स की प्रोटेक्शन प्रोडक्ट के विजुअल अपीयरेंस को सेफगार्ड करती है। दोनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप्स बिजनेसेस को अपने यूनिक क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प। व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज? ट्रेडिशनल नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जो इंडिजिनस कम्युनिटीज और लोकल ग्रुप्स के बीच जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। ये नॉलेज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मेडिसिन, कल्चर और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होती है और इन कम्युनिटीज की सर्वाइवल और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज को हम इस तरह से समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर, यूनिक फार्मिंग टेक्निक्स और क्रॉप कल्टीवेशन मेथड्स जो अन कम्युनिटीज ने टाइम के साथ डेवलप किए हैं। मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स या ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस जो इन कम्युनिटीज में उसे होती है। कल्चर, फोकलोर, ओरल ट्रेडिशंस, म्यूजिक और आर्ट फॉर्म्स जो जनरेशंस से ट्रांसफर होते आ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट टेक्निक्स जो इंडिजिनस कम्युनिटीज को अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहने का तरीका सिखाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स। लोकल कम्युनिटीज मेडिसिनल प्लांट्स को हीलिंग पर्पसेस के लिए उसे करती है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन या इरिगेशन मेथड्स जो जनरेशंस से अपनाए जा रहे हैं।
फोकलोर एंड आर्ट फॉर्म्स, इंडिजिनस कल्चर्स की ओरल ट्रेडिशंस और आर्ट फॉर्म्स जो एक कल्चर का हिस्सा है। नेचर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज को दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स की तरह ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ये नॉलेज स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज के थ्रू प्रोटेक्ट होती है, जो कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करते हैं और अनऑथराइज्ड एंटिटीज के द्वारा मिसअप्रोप्रिएशन को रोकने का काम करते हैं। राइट्स ग्रांटेड फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने का मेन गोल ये है कि ये नॉलेज अनऑथराइज्ड यूज, एक्सप्लॉयटेशन या मिसअप्रोप्रिएशन से बचा रहे। ये इंश्योर करता है कि अनऑथराइज्ड यूज। अगर किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल ने ट्रेडिशनल नॉलेज को बिना परमिशन के कमर्शियलाइज करने की कोशिश की तो उससे रोका जा सके। कम्युनिटी कंट्रोल। इंडिजिनस कम्युनिटीज अपने नॉलेज को कैसे यूज या शेयर करते हैं उस पर उनका कंट्रोल रहे और कोई भी एक्सप्लॉयटेशन विदाउट कंसेंट ना हो। कंक्लूजन। ट्रेडिशनल नॉलेज की प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क्स जरूरी है ताकि इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी नॉलेज को फ्रीली और सेफली प्रोटेक्ट कर सके। ये नॉलेज उनके कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा होती है और उससे मिसयूज करने से रोकना जरूरी है। चैलेंजेस इन प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने में कुछ मेजर चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली इसके इनफॉर्मल नेचर के वजह से। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ट्रेडिशनल नॉलेज मोस्टली ओरली ट्रांसफर होती है, लिखित रूप में नहीं होती। इस वजह से उसकी ओनरशिप प्रूव करना या उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा इशू है मिसअप्रोप्रिएशन, यानी जब कोई कंपनी या इंडिविजुअल किसी कम्युनिटी की नॉलेज को बिना उनको रिकॉग्नाइज किए या कॉम्पेंसेट किए उसे करता है। ये अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, काम कर रही है। वाइपो ऐसे लीगल फ्रेमवर्क्स बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को रजिस्टर करने के लिए डेटाबेसेस या डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स डेवलप किए जा सके ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। कंक्लूजन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआरस। आईपीआरस यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हर क्रिएटर, इन्वेंटर और बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। ये उनकी इनोवेशंस और आइडियाज को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। जब क्रिएटिविटी सिक्योर होती है तो लोग नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एनकरेज होते हैं। ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल प्रेजर्वेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करता है। हमने 6 मेजर टाइप्स ऑफ आईपीआरस के बारे में पढ़ा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, डिजाइन राइट्स, ट्रेडिशनल नॉलेज। हर आईपीआर का अपना यूनिक रोल है और अगर क्रिएटर्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स इन्हें अच्छे से समझकर उसे करें तो इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग दोनों ग्रो कर सकते हैं। जब सोसाइटीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान करती है तो वो क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। Now here are some short, long and statement type questions that are most important for your final exams. Have a look. All the very best for your exams.
Chapter 2 Infringement and Offences of IPRs, Remedies and Penalties. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ लीगल टूल्स नहीं होते, बल्कि ये इनोवेशन को बढ़ाने, क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने और फेयर कंपटीशन बनाए रखने के बेसिक फाउंडेशन है आज के फास्ट चेंजिंग ग्लोबल मार्केट में। लर्निंग एम्स सीखने के लक्ष्य। इस चैप्टर का मैं उद्देश्य है स्टूडेंट्स को समझना, आईपीआर के इन्फ्रिंजमेंट के टाइप्स को समझना, आईपीआर से जुड़ी ऑफेंसेस जैसे काउंटरफिटिंग, पायरेसी को एक्सप्लोर करना, सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज को एनालाइज करना, इन्फ्रिंजमेंट होने पर कौन कौन सी पेनल्टीज होती है ये समझना। इंट्रोडक्शन परिचय। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर्स इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस को उनकी बनाई गई चीजों जैसे इन्वेंशंस, डिजाइन्स, बुक्स एटसेट्रा पर एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति बिना परमिशन के इन चीजों का उसे करता है तो आईएसी आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं, जिसका लीगल एक्शन लिया जा सकता है। 1. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर्स, आईपीआर का उल्लंघन। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का अर्थ। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बिना ओनर की परमिशन के उसे करना, कॉपी करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एक्शन आईपीआर के एक्सक्लूसिव राइट्स का वायलेशन होता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट के प्रकार। 1. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट उल्लंघन। जब कोई व्यक्ति किसी कॉपीराइटेड वर्क जैसे म्यूजिक, मूवी, बुक, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग एटसेट्रा को बिना परमिशन के रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म या पब्लिकली डिस्प्ले करता है तो ये कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई एक फिल्म को डाउनलोड करके ऑनलाइन शेयर कर रहा है बिना प्रोड्यूसर की परमिशन के तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। 2. पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट उल्लंघन। जब कोई व्यक्ति बिना पैटेंट होल्डर की परमिशन के किसी पेटेंटेड इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर, यूज, सेल या डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी पेटेंटेड मशीन के प्रोसेस को किसी ने बिना लाइसेंस के उसे किया तो वो पैटेंट का उल्लंघन है। 3. ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क उल्लंघन। जब कोई पर्सन या कंपनी किसी दूसरे के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का बिना अथॉरिटी के सेम या कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क यूज करता है तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है। एग्जाम्पल, एक फेक कंपनी अगर अदिबास नाम से शूज बनाए जिसका लुक एडिडास जैसा हो तो वो ट्रेडमार्क राइट्स का वायलेशन है। 4. ट्रेड सीक्रेट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेड सीक्रेट उल्लंघन। जब कोई कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जैसे फॉर्मूलास, क्लाइंट लिस्ट्स या टेक्निक्स को चोरी, ब्राइब या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के हासिल करके उसे करता है बिना परमिशन के तो ये ट्रेड सीक्रेट इन्फ्रिंजमेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी को कॉन्फिडेंशियल फॉर्मूला दे देता है तो वो ट्रेड सीक्रेट इन्फ्रिंजमेंट है। 5. डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट, डिजाइन उल्लंघन। जब कोई किसी रजिस्टर्ड डिजाइन जैसे शेप, कलर, डेकोरेशन को कॉपी या इमिटेट करता है बिना अथॉरिटी के और कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए तो ये डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट होता है। एग्जाम्पल, एक लोकल फोन ब्रांड अगर आईफोन का लुक कॉपी करे, सेम शेप, सेम बटन्स तो वो डिजाइन राइट्स का वायलेशन है। 2. ऑफेंसेस रिलेटेड टू आईपीआर्स बटा आईपीआर से जुड़े अपराध। 1. काउंटरफिटिंग, काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग का मतलब होता है किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट का इलीगल डुप्लीकेट बनाना ताकि कस्टमर्स को असली प्रोडक्ट का इल्यूजन हो। एग्जाम्पल, फेक नाइकी शूज, फेक रोलेक्स वॉचेस जो ओरिजिनल दिखते हैं पर ओरिजिनल नहीं होते। 2. पायरेसी, पायरेसी। पायरेसी का अर्थ है कॉपीराइटेड कंटेंट, मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, बुक्स,
का इलीगल डाउनलोड, स्ट्रीम या डिस्ट्रीब्यूट करना बिना ओनर की परमिशन के। एग्जाम्पल, मूवी रिलीज के एक दिन बाद हाई अगर वो टॉरेंट साइट्स पार मिल जाए तो वो पायरेसी है। 3. पासिंग ऑफ। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह दिखता है कि कस्टमर्स को लगे कि वो किसी दूसरी फेमस कंपनी के हैं तो इसे पासिंग ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल, एक ब्रांड अगर अपनी बिस्किट्स की पैकेजिंग पार्लेजी जैसी बनाता है तो वो पासिंग ऑफ है। 4. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट का दुरुपयोग। जब कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फो को बिना अथॉरिटी के उसे करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लाइंट डाटाबेस, तो ये मिसअप्रोप्रिएशन कहलाता है। एग्जाम्पल, किसी कॉम्पिटिटर ने सीक्रेट रेसिपी चुरा के अपने प्रोडक्ट में उसे कर ली तो वो इस ऑफेंस के अंडर आएगा। 5. अनफेयर कंपटीशन, अनुचित प्रतिस्पर्धा। अनफेयर कंपटीशन का मतलब है गलत तरीके से बिजनेस करना, जैसे किसी और के आईपीआर का मिसयूज करना या प्रोडक्ट्स सर्विसेज का ओरिजिन लेकर कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करना। एग्जाम्पल, एक कंपनी अगर किसी दूसरी फेमस कंपनी का लोगो यूज करके अपना माल बेचती है तो वो अनफेयर कंपटीशन है। 3. रेमेडीज फॉर आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट, आईपीआर उल्लंघन के उपाय। अगर किसी का आईपीआर वायलेट होता है तो उसके पास कुछ लीगल रेमेडीज होती है जिनके थ्रू वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। 1. सिविल रेमेडीज, सिविल उपाय। इंजंक्शन, निषेधाज्ञा। कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जिसे इन्फ्रिंजर को आईपीआर वायलेशन कंटिन्यू करने से रोका जाता है। एग्जाम्पल, फेक प्रोडक्ट्स की सेलिंग क्योरेंट रोकने का ऑर्डर। डैमेजेस, हर्जाना। आईपीआर होल्डर को लॉसेस के लिए कॉम्पेंसेशन मिलता है, जैसे सेल्स का लॉस, ब्रांड की रेपुटेशन का नुकसान। कभी कभी कोर्ट एक्स्ट्रा पनिशमेंट डैमेजेस भी लगाता है। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का हिसाब। कोर्ट इन्फ्रिंजर से वो प्रॉफिट्स वसूल करने का ऑर्डर देता है जो उसने इलीगली आईपी यूज करके कमाए थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, नकली माल की नष्टि। कोर्ट फेक या इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे सकता है, जैसे नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। करेक्टिव एडवर्टाइजिंग, सुधारात्मक विज्ञापन। अगर किसी कंपनी ने मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट किया हो तो कोर्ट उससे पब्लिक को सच बताने के ऐड चलाने को कह सकता है। ये मेनली ट्रेडमार्क केसेस में होता है। 2. क्रिमिनल रेमेडीज, आपराधिक उपाय। फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना और जेल। अगर इन्फ्रिंजमेंट ज्यादा सीरियस हो, जैसे काउंटरफिटिंग या पायरेसी, तो ऑफेंडर को फाइन और जेल दोनों हो सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन, आपराधिक कार्रवाई। कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वायलेशन में सरकार ऑफेंडर्स के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, स्पेशली जब लार्ज स्केल काउंटरफिटिंग हो। 3. बॉर्डर एनफोर्समेंट, सीमा नियंत्रण उपाय। कस्टम्स अथॉरिटीज किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त रोक सकती है अगर वो किसी आईपीआर का वायलेशन करता हो। एग्जाम्पल, फेक ब्रांडेड गुड्स अगर बॉर्डर पार पकड़े जाएं तो उन्हें सीज कर लिया जाता है। 4. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, वैकल्पिक विवाद समाधान। मीडिएशन, मध्यस्थता। पार्टीज अपना केस कोर्ट के बाहर शांति से सुलझा लेती है मीडिएटर की हेल्प से। ये प्रोसेस फास्ट और लेस एक्सपेंसिव होता है। आर्बिट्रेशन, पंचनिर्णय। एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर केस सुनता है और लीगली बाइंडिंग डिसीजन देता है, कोर्ट की तरह, लेकिन कम फॉर्मल। वाइपो मीडिएशन आर्बिट्रेशन सेंटर, वाइपो मध्यस्थता केंद्र। वाइपो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए मीडिएशन और आर्बिट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो क्रॉस बॉर्डर आईपीआर केसेस में यूजफुल होते हैं।
4 पेनल्टीज फॉर आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट, आईपीआर उल्लंघन के लिए दंड। जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी का आईपीआर वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं। 1 सिविल पेनल्टीज, सिविल दंड। मॉनेटरी डैमेजेस, पैसे का हर्जाना। इन्फ्रिंजर को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आईपीआर होल्डर को हानि का मुआवजा देना पड़ सकता है। डैमेज अमाउंट डिपेंड करता है कि कितना नुकसान हुआ है और कौन सी आईपीआर वायलेट हुई है। इंजंक्शन, निषेधाज्ञा। कोर्ट इन्फ्रिंजर को और आगे प्रोडक्ट का यूज या सेल करने से रोक सकता है। 2 क्रिमिनल पेनल्टीज, आपराधिक दंड। जब इन्फ्रिंजमेंट सीरियस नेचर का हो, जैसे पायरेसी या काउंटरफिटिंग, तब क्रिमिनल पेनल्टीज लगती है। इम्प्रिजनमेंट, कैद। अगर लार्ज स्केल वायलेशन है तो ऑफेंडर को जेल भी हो सकती है। सेंटेंस का ड्यूरेशन डिपेंड करता है केस और लोकल लॉस पर। फाइन्स, जुर्माना। काफी हैवी फाइन्स लग सकते हैं, स्पेशली जब काउंटरफीट माल लार्ज क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। फोरफिचर ऑफ गुड्स, माल जब्ती। कोर्ट या अथॉरिटीज इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स को जब्त करके डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे सकती है। 3 सीजर ऑफ गुड्स एट बॉर्डर, सीमा पर वस्तुओं की जब्ती। कस्टम्स या बॉर्डर अथॉरिटीज काउंटरफीट या पायरेटेड गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान पकड़ सकती है। ये इंटरनेशनल ट्रेड में कॉमन होता है, जहां फेक माल इलीगली अंदर लाए जाते हैं। 4 डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिवोकेशन, अयोग्यता और निरसन। पेटेंट या ट्रेडमार्क के केस में इन्फ्रिंजर के राइट्स कैंसल किए जा सकते हैं। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में ऑफेंडर को उस मार्क का उसे करने से रोका जा सकता है परमानेंटली। 5 प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन से बचाव के उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका आईपीआर सेफ रहे और किसी का आईपीआर वायलेट ना हो तो कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना जरूरी है। 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ आईपीआरस, बौद्धिक संपदा का पंजीकरण। ट्रेडमार्क, पैटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट जैसे आईपीआरस को रजिस्टर करवाना लीगल प्रोटेक्शन देता है। जब आईपीआर रजिस्टर होता है तो इन्फ्रिंजमेंट के केस में लीगल एक्शन लेना इजी होता है। रजिस्ट्रेशन से आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं अपने क्रिएशन या इन्वेंशन के ऊपर। 2 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, लाइसेंसिंग समझौते। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स के थ्रू आईपीआर होल्डर दूसरों को लीगल परमिशन देता है कि वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर सके फिक्स्ड कंडीशंस के अंडर। इसे राइट्स होल्डर को रॉयल्टी या रेवेन्यू मिलता है और वो कंट्रोल भी रख सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी का उसे कैसे हो रहा है। 3 विजिलेंट मॉनिटरिंग, सतर्क निगरानी। आईपीआर होल्डर को मार्केट में रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज या इन्फ्रिंजमेंट ट्यूरेंट पकड़ में आए। ये मॉनिटरिंग इंक्लूड करती है काउंटरफीट प्रोडक्ट्स चेक करना, ट्रेडमार्क का अनऑथराइज्ड यूज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मार्केट प्लेसेस पर पायरेसी स्पॉट करना। 4 लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहायता। अगर आपको लगता है कि आपका आईपीआर इन्फ्रिंज हुआ है तो आईपीआर स्पेशलिस्ट लॉयर या लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये एक्सपर्ट्स आपको लीगल प्रोसेस, रेमेडीज और एनफोर्समेंट में मदद करेंगे। 6 कंक्लूजन, निष्कर्ष। आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट एक सीरियस इशू है जो क्रिएटर्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल लॉस पहुंचा सकता है। लीगल रेमेडीज अवेलेबल है जैसे सिविल और क्रिमिनल एक्शन, जिनके थ्रू आईपीआर होल्डर अपना राइट प्रोटेक्ट कर सकता है। पेनल्टीज इन्फ्रिंजमेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, ये मॉनेटरी डैमेजेस से लेकर इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। इसीलिए हर इंडिविजुअल और कंपनी को अपने आईपीआरस का प्रॉपर प्रोटेक्शन करना चाहिए। इन्फ्रिंजमेंट के टाइप्स,
रेमेडीज और पेनल्टीज को समझना हेल्प करता है। अपने इंटेलेक्चुअल एसेट्स को सिक्योर रखने में, फेयर कंपटीशन बनाए रखने में, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करने में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज हमारे इस एफर्ट को सब्सक्राइब अभी करें, हमें सपोर्ट करें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका ये कदम हमें आपके लिए विद इन टाइम एफर्ट्स करने के लिए प्रेरित करता है। Really, it takes time, money, and efforts in providing you the relevant matter timely in an innovative and engaging way. Please subscribe our channel. Here are some questions that are important for your final exams. Have a look. All the very best for your exams. Chapter 3 Basics of Plagiarism and the UGC Plagiarism Policy. दूसरे के काम को अपने नाम से दिखाना उनकी मेहनत और क्रिएटिविटी का डायरेक्ट चोरी करना होता है। लर्निंग एम्स। इस चैप्टर के थ्रू स्टूडेंट्स प्लेजियरिज्म के अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, प्लेजियरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस को इवैल्यूएट करेंगे, यूजीसी के प्लेजियरिज्म पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे, प्लेजियरिज्म से बचने के स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। प्लेजियरिज्म एक एकेडमिक और एथिकल ऑफेंस है जिसमें किसी दूसरे के काम, आइडिया या एक्सप्रेशन को बिना क्रेडिट दिए उसे किया जाता है। एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में प्लेजियरिज्म एकेडमिक ऑनेस्टी को हार्म करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन भी होता है। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ऑनेस्टी को प्रमोट करती है और प्लेजियरिज्म को प्रिवेंट करती है। एक व्हाट इज प्लेजियरिज्म? प्लेजियरिज्म का मतलब होता है किसी और के काम, लिखे गए कंटेंट या आइडिया को बिना उनका नाम दिए अपना बताना। इसमें लिखा हुआ कंटेंट, रिसर्च वर्क, आर्ट या कोई भी इंटेलेक्चुअल काम आ सकता है। सिर्फ किसी का काम वर्ड टू वर्ड कॉपी करना हाई प्लेजियरिज्म नहीं होता, इसके कई फॉर्म्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेजियरिज्म। 1. डायरेक्ट प्लेजियरिज्म, सीधा कॉपी करना। डेफिनेशन: जब किसी ऑथर के कंटेंट को एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में कॉपी किया जाता है बिना कोटेशन मार्क्स या साइटेशन के, तो उससे डायरेक्ट प्लेजियरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल: किसी रिसर्च पेपर के पैराग्राफ को उसी फॉर्म में अपने असाइनमेंट में लिख देना विदाउट क्रेडिट। 1. डायरेक्ट प्लेजियरिज्म, सीधा कॉपी करना। डेफिनेशन: जब एक स्टूडेंट या रिसर्चर किसी बुक या पेपर का पैराग्राफ कॉपी करके अपने काम में डाल देता है बिना कोटेशन मार्क्स या साइटेशन के, जैसे कि ये उनका खुद का लिखा हुआ हो। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट रिसर्च पेपर से एक पूरा पैराग्राफ कॉपी करता है और अपने असाइनमेंट में डाल देता है बिना सोर्स मेंशन किए। कॉन्सिक्वेंसेस: ये प्लेजियरिज्म का सबसे सीरियस फॉर्म माना जाता है। इसके लिए एकेडमिक पनिशमेंट हो सकता है, जैसे फेल कर देना, सस्पेंशन या लीगल एक्शन। 2. पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटेशन, बिना साइटेशन के रिराइटिंग करना। डेफिनेशन: जब किसी और के आइडियाज को अपने वर्ड्स में लिखा जाए, पैराफ्रेजिंग, लेकिन ओरिजिनल सोर्स का नाम ना दिया जाए, तो वो भी प्लेजियरिज्म होता है। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट किसी जर्नल आर्टिकल के पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में लिखता है लेकिन ऑथर का नाम नहीं बताता। कॉन्सिक्वेंसेस: बिना साइटेशन के पैराफ्रेजिंग भी एकेडमिक डिसऑनेस्टी होता है। पेनल्टीज में मार्क्स का कट, वार्निंग या असाइनमेंट रिजेक्ट होना शामिल हो सकता है।
3. सेल्फ प्लेजियरिज्म, अपने ही पुराने काम को दोबारा उसे करना। डेफिनेशन, जब कोई स्टूडेंट अपना ही पहले का लिखा हुआ कंटेंट या रिसर्च दोबारा सबमिट करता है बिना ये बताए कि ये पहले उसे हो चुका है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट पिछले सेमेस्टर की रिपोर्ट को नए सेमेस्टर में एफआईआर से सबमिट करता है। कॉन्सिक्वेंसेस, ये अनएथिकल माना जाता है क्योंकि नया काम होना चाहिए। इसे क्रेडिबिलिटी खराब होती है और एकेडमिक पेनल्टी भी मिल सकती है, जैसे रीसबमिशन या 0 मार्क्स। 4. मोज़िक प्लेजियरिज्म, पैच राइटिंग, मिक्स करना बिना साइटेशन के। डेफिनेशन, जब अलग अलग सोर्सेज से थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिया जाता है और यूज मिक्स करके एक नया पैराग्राफ बनाया जाता है बिना किसी सोर्स को साइट किए। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट 3 to 4 वेबसाइट्स से कंटेंट कॉपी करता है, थोड़ा एडिट करता है और अपने एसे में डाल देता है बिना रेफरेंस के। कॉन्सिक्वेंसेस, मोज़िक प्लेजियरिज्म भी सीरियस माना जाता है। इसमें भी एकेडमिक पनिशमेंट हो सकता है, जैसे असाइनमेंट कैंसल कर देना, वार्निंग या सस्पेंशन। 5. एक्सीडेंटल प्लेजियरिज्म, गलती से प्लेजियरिज्म करना। डेफिनेशन, जब कोई स्टूडेंट या ऑथर गलती से साइटेशन देना भूल जाए, कोटेशन मार्क्स ना लगाए या रेफरेंस मिस कर दे तो उससे एक्सीडेंटल प्लेजियरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कोट लिखता है लेकिन कोटेशन मार्क्स लगाना भूल जाता है या रेफरेंस लिस्ट में ऑथर का नाम नहीं लिखता। कॉन्सिक्वेंसेस, इंटेंशनल ना होने के बावजूद ये भी वायलेशन होता है। इंस्टीट्यूशंस वार्निंग दे सकती है या असाइनमेंट एफआईआर से लिखने को कह सकती है। 6. एक्यूरेट बट इनकम्प्लीट साइटेशन, सही लेकिन अधूरा साइटेशन। डेफिनेशन, जब एक स्टूडेंट सोर्स का नाम तो देता है लेकिन साइटेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे पेज नंबर, पब्लिकेशन ईयर या प्रॉपर फॉर्मेट इंक्लूड नहीं करता। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बिब्लियोग्राफी में एक बुक का नाम लिखता है लेकिन उसमें पेज नंबर या ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं होता। कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे केसेस में आइडिया एक्नॉलेज किया गया है पर प्रॉपर वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से ये भी प्लेजियरिज्म माना जाता है। 7. ग्लोबल प्लेजियरिज्म, पूरा का पूरा कॉपी करना। डेफिनेशन, जब कोई स्टूडेंट किसी और का पूरा असाइनमेंट, रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट एज इट इज सबमिट करता है बिना खुद कुछ लिखे। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ऑनलाइन से पूरा रिसर्च पेपर खरीदता है या किसी दोस्त का पूरा असाइनमेंट कॉपी करके अपने नाम से सबमिट करता है। कॉन्सिक्वेंसेस, ये प्लेजियरिज्म का सबसे बड़ा और सीरियस केस होता है। इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट में फेल किया जा सकता है, सस्पेंशन या कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। 2. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म के नतीजे। प्लेजियरिज्म के एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एकेडमिक सैंक्शंस, असाइनमेंट में 0 मिल सकता है, कोर्स से सस्पेंड किया जा सकता है, रिपीट करवाना पड़ सकता है या एक्सपेल भी किया जा सकता है। रेप्यूटेशन का नुकसान, टीचर्स और क्लासमेट्स के बीच क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। फ्यूचर में करियर और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज पे असर पड़ता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, प्लेजियरिज्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन है। ओरिजिनल ऑथर लीगल एक्शन ले सकता है जिसमें कोर्ट केस, फाइन या कॉम्पेंसेशन हो सकता है। एथिकल वायलेशन, प्लेजियरिज्म एकेडमिक ऑनेस्टी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ये दिखता है कि स्टूडेंट ओरिजिनल नॉलेज क्रिएट करने के बजाय चीटिंग करता है। 3. यूजीसी प्लेजियरिज्म पॉलिसी, इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ने प्लेजियरिज्म से फाइट करने के लिए एक क्लियर पॉलिसी बनाई है जो एकेडमिक ऑनेस्टी को प्रमोट करती है। यूजीसी पॉलिसी के मैं ऑब्जेक्टिव्स।
स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स में अवेयरनेस बढ़ाने, यूनिवर्सिटीज में प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सिस्टम्स लगाना, प्लेजियरिज्म के डिफरेंट लेवल्स डिफाइन करना और उसके हिसाब से एक्शन लेना, फेयर इन्वेस्टिगेशन और पेनल्टीज का प्रोविजन देना। अब हम बात करेंगे प्लेजियरिज्म यानी नकल के बारे में, जो कि रिसर्च और एकेडमिक राइटिंग में एक सीरियस इशू है। प्लेजियरिज्म की डेफिनेशन यूजीसी के अकॉर्डिंग ये है: अगर आप किसी और का आइडिया, लिखा हुआ कंटेंट, रिसर्च या काम यूज करते हो बिना उसको क्रेडिट दिए तो वो प्लेजियरिज्म कहलाता है। इसमें कॉपी करना, पैराफ्रेजिंग करना या खुद का पुराना काम दोबारा यूज करना भी आता है, जिसे हम सेल्फ प्लेजियरिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ प्लेजियरिज्म की। यूजीसी ने प्लेजियरिज्म को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 0 मिनिमल प्लेजियरिज्म। अगर लेस दैन 10% कंटेंट कॉपीड है तो सिर्फ वार्निंग या काम दोबारा करने को बोला जाता है। लेवल 1 मॉडरेट प्लेजियरिज्म। अगर 10% से 40% तक कंटेंट प्लेजियराइज्ड है तो फॉर्मल वार्निंग मिलती है और असाइनमेंट या रिसर्च दोबारा सबमिट करना पड़ता है। लेवल 2 सिग्निफिकेंट प्लेजियरिज्म। जब 40% से 60% तक कंटेंट कॉपीड हो तो काफी सीरियस एक्शन होता है, जैसे वर्क रिजेक्ट कर दिया जाता है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। लेवल 3 सीवियर प्लेजियरिज्म। अगर 60% से ज्यादा काम कॉपीड है तो पनिशमेंट और भी सीरियस होती है, जैसे सस्पेंशन, एक्सपल्शन या डिग्री कैंसल तक हो सकती है। फिगर 3.1 में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया गया है जिसमें प्लेजियरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं। अब बात करते हैं प्लेजियरिज्म डिटेक्शन टूल्स की। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को टूल्स जैसे टर्निटिन और उर्कुंड यूज करने के लिए बोला है ताकि कॉपीड कंटेंट डिटेक्ट किया जा सके और एकेडमिक ऑनेस्टी बनी रहे। और फाइनली मैंडेटरी डिक्लेरेशन। जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली पीएचडी थीसिस सबमिट करते वक्त, उन्हें ये डिक्लेयर करना जरूरी है कि उनका काम प्लेजियरिज्म फ्री है और उन्होंने सभी सोर्सेज को प्रॉपरली साइट किया है। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। यूनिवर्सिटीज को यूजीसी की प्लेजियरिज्म पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसके लिए उन्हें स्पेशल कमिटीज बनानी होती है जो प्लेजियरिज्म चेक करें। साथ हाई स्टूडेंट्स और टीचर्स को साइटेशन कैसे करते हैं, इसकी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। एकेडमिक ऑनेस्टी के इम्पोर्टेंस को सब में स्प्रेड करना उनका फर्ज है। अगर प्लेजियरिज्म होता है तो पेनल्टीज एंड रिमीडिएशन भी डिफाइंड है। लेवल के हिसाब से पनिशमेंट माइल्ड या स्ट्रिक्ट हो सकती है, जैसे वार्निंग, काम दोबारा सबमिट करवाना, सस्पेंशन या एक्सपल्शन तक। साथ हाई इंस्टीट्यूशंस को ऐसे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए जिसे स्टूडेंट्स फ्यूचर में प्लेजियरिज्म से बच सके। अब बात करते हैं प्रिवेंटिंग प्लेजियरिज्म बेस्ट प्रैक्टिसेस। प्रॉपर साइटेशन। जब भी किसी का आइडिया, डेटा या कोट यूज करो तो उसका सोर्स जरूर मेंशन करो। साइटेशन स्टाइल सही होना चाहिए, जैसे एपीए, एमएलए या शिकागो। पैराफ्रेजिंग। अगर आप किसी और के आइडिया को अपने वर्ड्स में लिख रहे हो तो इतना चेंज होना चाहिए कि वो क्लियरली आपका वर्जन लगे, लेकिन एफआईआर भी ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना जरूरी है। यूज प्लेजियरिज्म चेकर्स जैसे टर्निटिन। इन टूल्स का उसे करो ताकि आपका काम ओरिजिनल और प्रॉपर साइटेड हो। सीक परमिशन। अगर आप किसी का इमेज, म्यूजिक या वीडियो यूज कर रहे हो तो परमिशन लेना या लाइसेंस लेना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इंस्टीट्यूशंस को अवेयरनेस सेशंस, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि प्लेजियरिज्म अवॉइड किया जा सके। कंक्लूजन। प्लेजियरिज्म एक सीरियस वायलेशन है जो एजुकेशन और रिसर्च की वैल्यू को कम करता है।
यूजीसी की पॉलिसी प्लेजियरिज्म को प्रिवेंट, डिटेक्ट और पनिश करने में हेल्प करती है। यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक ऑनेस्टी प्रमोट करनी चाहिए और सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ओरिजिनल काम करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर साइटेशन फॉलो करें और अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो हम एक फेयर और एथिकल एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। Here are some short, long and statement type questions that are important for your final exams. Have a look. All the very best for your exams.